हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विश्व विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसके दर्दनाक अंत की घटनाएं सुनाऊंगा। साथ में ये भी सुनाऊंगा किस प्रकार यह महान विश्वविद्यालय दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी के मध्य 450 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। बाद में इसे कन्नौज के महान सम्राट हर्षवर्धन, उसके बाद पाल वंश के शासकों ने विकसित किया था। प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध मठ के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे समय के साथ विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा चलाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी एवं 2,000 के आसपास शिक्षक होते थे। इस विश्वविद्यालय में संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, कानून, इतिहास, गणित, भाषा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र सहित अनेकों महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा वेद, उपनिषद, महायान तथा बौद्ध धर्म से संबंधित 18 संप्रदायों के ग्रंथों की भी शिक्षा दी जाती थी। चूँकि इस विश्वविद्यालय को अनेकों विषयों के बड़े बड़े विद्वान तथा धर्म ज्ञानियों द्वारा चलाया जाता था, जिससे शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी ख्याति थी, जिससे प्रभावित होकर दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे, जिसमें कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र पढ़ने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक पुस्तकालय थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। यह पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसके 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे, जिसमें लाखों पुस्तकें रखी गई थी। यह विश्वविद्यालय 16 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसमें से लगभग 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई की गई और लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके अवशेष मिले हैं। यह विश्वविद्यालय अत्यंत सुनियोजित ढंग से विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों को होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक आदि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। यह विश्वविद्यालय दुनिया का प्रथम विशाल पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि आदि जरूरी चीज़ें दी जाती थी। इसके लिए राज्य की ओर से 200 गांव दान में दिए गए थे, जिससे प्राप्त आय और अनाज से खर्च चलता था। यहाँ प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। कहा जाता है यहाँ हर एक 10 में से 3 विद्यार्थियों का ही चयन किया जाता था। यहाँ संघ के नियमों तथा शुद्ध आचरण का पालन अत्यंत आवश्यक था। यहाँ छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। यहाँ छात्र संघ छात्र संबंधी विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंध आदि
हत्या करते थे। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, आर्यभट्ट, नागार्जुन, गुणमती और अस्थिरमती प्रमुख थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यह विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता रहा था। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः शिक्षा का मंदिर था, जहाँ पर ना तो कोई खजाना था, ना ही कोई सैन्य गतिविधि। फिर भी इस पर 3 बार आक्रमण हुआ था। इसमें 2 बार इसकी पुनः भव्य रूप से पुनः स्थापना कर दी गई, परंतु तीसरी बार ये हो न सका, क्योंकि तीसरी बार इस ज्ञान की मंदिर की आत्मा को रौंद दिया गया था। उस आक्रमणकारी का नाम था इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का जन्म 1175 ईस्वी में, जिसे मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में हार के बाद इसे मुँहमांगी कीमत पर गुलाम के रूप में खरीदा था, जो 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। इसमें बख्तियार खिलजी का भी बड़ा योगदान था। कहा जाता है बख्तियार खिलजी अन्य क्षेत्रों को जीतता हुआ मगध की तरफ आया और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई हकीमों के इलाज के बाद भी उसका हालत में सुधार नहीं हुआ। इसी बीच किसी ने सलाह दिया, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक राहुल श्रीभद्र जी इलाज कर सकते हैं, क्यों न एक बार उनसे इलाज करके देखा जाए। परंतु खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना पसंद न था, इसलिए पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया। परंतु उसकी हालत बिगड़ते जा रहा था, इसलिए कोई और उपाय न पाकर इलाज के लिए तैयार हुआ। लेकिन इलाज के लिए एक शर्त रखा। वह शर्त था, श्री राहुल भद्र जी के द्वारा दी गई कोई दवा नहीं खाएगा और उसे ठीक करना पड़ेगा। इस प्रकार वह राहुल भद्र जी को चैलेंज करना चाहता था, साथ ही हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता था। इसके बावजूद श्री राहुल भद्र जी भरोसा दिलाते हैं कि उनका सेहत में जल्दी सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं, इसके कुछ पन्ने रोज़ पढ़ा करो, और खिलजी ऐसा ही करता है और उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, श्री राहुल जी भद्र जी कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो कुरान पढ़ते समय खिलजी तक चला जाता था और इस प्रकार वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे काफ़ी जलन होने लगता है। उसे लगता है इन काफिरों के पास हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज़ वह फैसला करता है वह ज्ञान के इस महान स्रोत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। वह हजारों बौद्ध भिक्षुओं, छात्रों, अध्यापकों को बेरहमी से हत्या कर देता है। खिलजी की सेना निहत्थे अहिंसा के पुजारियों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और सबकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद 9 मंजिला पुस्तकालय में आग लगा देते हैं। उस पुस्तकालय को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इस प्रकार छात्र, शिक्षक एवं पुस्तकालय सहित पूरी नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो जाता है। यह आक्रमण इतना भयावह था कि पुनः स्थापना के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इस प्रकार हजारों लाखों वर्षों के ज्ञान संग्रह का अंत हो गया। बख्तियार खिलजी यहीं नहीं रुका, वह आगे बढ़ा और वह विक्रमशिला तथा अन्य बौद्ध मठों का विध्वंस कर दिया। यह एक महाविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि एक महान परंपरा का भी अंत था। इसे कुछ विद्वानों जैसे धर्मस्वामी तथा अन्य बौद्ध अनुयायियों ने छोटे स्तर पर पुनः कोशिश किया, परंतु 13वीं सदी के अंत तक सब खत्म हो गया। अब यह नालंदा खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जागृत करने के लिए नई नालंदा विश्वविद्यालय को 456 एकड़ में तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय अपना प्रथम बैच सितंबर 2014 में शुरू किया
इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान का केंद्र बनाना है, जिससे दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। नालंदा खंडहर तथा नई नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बोध गया से भी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त किए। जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।